वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने कुल मिलाकर यहाँ पर रूस में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कुल 11 पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है वीडियो में आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछला वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुआ था जहां पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। गलती ये था कि जहां पर मैं आपको 8वें प्रश्न में नीति आयोग के बारे में बता रहा था तो वहां पर फ्लो में गलती ये हो गई थी कि मैंने आपको वहां पर नीति आयोग के जो गठन की बात चर्चा किया था कि जिसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैं गलती से बोल दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, फ्लो में मुझसे निकल गया था मुझसे, तो इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण मोहन रविदास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह मामला क्या है, ये क्यों सजा हुई है इतनी लंबी, इसके बारे में कंप्लीट चीजों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार शरीफ में 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कृष्ण मोहन रविदास को न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने पॉक्सो अधिनियम के तहत बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। ये आपको ध्यान रखना, ये पॉक्सो अधिनियम के तहत ये सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है इसके अतिरिक्त उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यानी कि जो मतलब कि 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ये जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो मतलब यहाँ पर 25 वर्ष के अतिरिक्त 6 माह और मतलब इसमें कारावास का प्रावधान है। और साथ ही साथ पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये सजा का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर मेरा पर्सनल राय यह है कि ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। देश भर में या फिर दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई मामला सामने आता है, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आरोपी ने सही में मतलब कि दुष्कर्म किया है तो ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए आगे लिखा कि 31 जुलाई 2021 को भी इसी तरह के मामले में 3 आरोपी को 20-20 साल की मतलब की कैद की सजा दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन जो भी हाल ही में बीता है, तो रक्षाबंधन के दिन भी ऐसे ही एक मामला सामने आया था जो कि हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि एग्जाम के उसका मतलब कोई अहम रोल नहीं होता, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हो रही है पॉक्सो अधिनियम की। तो पॉक्सो अधिनियम के बारे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा ये आखिर है क्या। अब यहाँ पर हम लोग इस बारे में कंप्लीट चीजों को देख लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम, इसमें जो पॉक्सो है इसका जो अर्थ होता है सबसे पहले ये आपको याद रखना है। इसका अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और पॉक्सो एक्ट अर्थात पॉक्सो अधिनियम 2012 में लागू किया गया था। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों के यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का संक्षिप्त नाम है। तो ये जानकारी आपको याद रखना, इसका उद्देश्य क्या था इसे लागू करने का और ये कब लागू किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज कोचिंग में 50% उपस्थिति की बंदिशों को लगभग कितने दिन के बाद समाप्त कर दिया है। यानी कि ये जो लॉकडाउन था जिसमें कि 50% उपस्थिति के साथ ही ये सारे स्थलों को खोलने की अनुमति थी, तो इसकी बंदिशों को भी हाल ही में कितने दिन के बाद समाप्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 140 दिनों के बाद इस बंदिश को समाप्त किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगने के बाद बिहार सरकार धीरे धीरे लोगों को सहूलियत दे रही है और इसी दौरान हाल ही में राज्य में 124 दिन बाद अनलॉक 6 लागू हो गया है। यानी कि अभी जो ये अनलॉक हुआ है ये मतलब 50% की बंदिशों को समाप्त किया गया है, ये अनलॉक 6 के तहत किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है इसके तहत अब राज्य में धार्मिक स्थलों, दुकानों, मॉल और स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ये आपको
आपको यहाँ से याद रखना है। ये जो मतलब यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया है, धार्मिक स्थलों, दुकानों, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की भी अनुमति बिहार सरकार के द्वारा अनलॉक 6 के तहत दिया गया है। और राज्य में 26 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर 2021 तक अनलॉक 6 लागू रहेगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड किया है। हालांकि सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों को उनकी क्षमता के 50% आगंतुकों के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। यानी कि इन सारे चीज़ों को जो यहाँ पर मैंने ऐड किया है, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने पीने की वो स्थल जहाँ पर जिनकी क्षमता मतलब मान लीजिए अगर 100 है तो उनमें से 50% आगंतुकों के साथ ही खोलने की अनुमति है। तो ये सारा पॉइंट भी आपको याद रखेगा। यहाँ पर जो आप दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं, केवल इन्हीं जगहों को मतलब कि 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। हाल ही के घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार अब बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। और इन कोर्सों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि IIT पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। यानी कि इसमें सहयोगी के तौर पर IIT पटना को नॉलेज पार्टनर के रूप में मतलब में मनोनीत किया गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना 2 अर्थात 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस कोर्स को आरंभ किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये 7 निश्चय योजना 2 का ही मतलब एक अंग है, जो कि बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए मिशन को क्या नाम दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। इस मिशन को नाम दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि लगभग 20 वर्ष के बाद हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के लिए भारत सरकार ने मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा ये मिशन देवी शक्ति शुरू किया गया है। अब इस मिशन देवी शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया, ये आप ध्यान दीजिए। इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर के अब तक के सारे मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके सबको देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स का PDF का भी लिंक है, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैथी होचुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कैथी होचुल, जो कि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है और वो न्यूयॉर्क की 57वीं गवर्नर बनी है। और उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित एक समारोह में गवर्नर पद की शपथ ली। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि इससे पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो थे और उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनसे पहले यानी कि कैथी होचुल से पहले जो न्यूयॉर्क के गवर्नर थे यानी कि 56वें जो गवर्नर थे ये थे एंड्रयू कुओमो, जिन्होंने अभी हाल ही में मतलब कि अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में इजराइल सरकार ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए, कोरोना की जो तीसरी लहर है इसको ध्यान रखते हुए ये परीक्षण अभी हाल ही में इजराइल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मई माह का करंट अफेयर है, मई 2021 का। तो इस वर्ष मई 2021 में पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके में फलस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों में हिंसा शुरू हो गई थी। और इस हिंसा की शुरुआत के बाद फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल में जंग छिड़ गई थी और यह जंग लगभग 11 दिनों तक जारी रहा था। इसमें बहुत सारे मिसाइल दागे गए थे और जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई थी और उस समय मई 2021 महीने में यह बहुत ही ज्यादा चर्चे में था।
अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित यानी कि जो युद्ध हुआ था, ये 11 दिवसीय जो जंग था, इसके बारे में कंप्लीट चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जून 2021 में। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखिए, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये युद्ध क्यों हुआ, ये कितने दिनों का युद्ध था, इसमें क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आती इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में चीन सरकार ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किन के विचारों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को शामिल करने का निर्णय अभी हाल ही में चीन सरकार ने अपने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है स्कूलों के, उनमें शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन सरकार ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है, और इस बदलाव के बाद अब वहाँ के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं, यही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि समाजवाद अर्थात सोशलिज्म को लेकर उनके विचारों, अर्थात कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं, तो इनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तो इसे मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भी हाल ही में शामिल करने का निर्णय चीन सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, कि हाल ही में किसे जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरीश पर्वथानेनी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है हरीश पर्वथानेनी। अब यहाँ पे मैंने इनके बारे में लिखा कि वे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और वे फिलहाल विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अभी आपको याद रखना, इन्हें अभी हाल ही में जर्मनी का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने राजदूत से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारत की सर्वप्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कि विश्व की भी पहली महिला राजदूत है और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, यानी कि मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिहार में आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इसका नोट्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पेड ग्रुप पे मिलेगा। पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, और जो लोग पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर है। यानी कि ये जो सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया वैश्विक जोखिम सूचकांक 2021, तो इसमें मतलब अभी हाल ही में चीन पहले स्थान पर है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में, और इस सूची में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आगे लिखा कि इस सूची में अमेरिका तीसरे, कनाडा चौथे, चेक गणराज्य पांचवें, इंडोनेशिया छठे, लिथुआनिया सातवें, थाईलैंड आठवें, मलेशिया नौवें और पोलैंड 10वें स्थान पर है। तो कंप्लीट सूची को यहाँ से आप याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और भारत का स्थान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक अर्थात डीजी नियुक्त किया गया है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हाल ही में पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के नए महानिदेशक अर्थात डीजी नियुक्त किए गए हैं। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है पंकज कुमार सिंह। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट को ऐड किया कि 68 साल के पंकज कुमार सिंह इंडियन पुलिस सर्विस के 1988 बैच के अधिकारी हैं और करीब 3 दशक पहले उनके पिता प्रकाश सिंह भी इस पद पर रह चुके हैं। यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर भी इनके पिता जो थे प्रकाश सिंह, ये भी रह चुके हैं, यानी कि 3 दशक पहले। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक मतलब कि एक और नियुक्ति हुई है, तो इसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो इनके अतिरिक्त संजय अरोड़ा और बालाजी श्रीवास्तव को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों नियुक्ति को आपको याद रखना है। अभी हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर पंकज कुमार सिंह को, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट में अंतिम पॉइंट जो है, इसके अतिरिक्त संजय अरोड़ा और बालाजी श्रीवास्तव को भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोनों आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, हाल ही में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही के घोषणा के अनुसार दिल्ली में इस मुशायरे का आयोजन होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के अवसर पर 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जो आयोजन होगा ये दिल्ली में किया जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर सरकार ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज को ऐड किया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में 6,276 लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 1.56 करोड़ रुपये की राशि का वितरण यानी शुभारंभ समारोह में किया गया है। ये शुभारंभ समारोह में मतलब पहले चरण में इतनी राशि का वितरण किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम का जो लॉन्च किया गया है ये मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस बारे में आप मुझे बताइए, आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना है। आइए अब जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है।
ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ में 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जी के अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।